नमस्कार प्यारे किसी साथियों, मैं शुभम कुमार चड्डा ब्राइट एग्रो परिवार के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा, एग्रोनॉमी 111 जो कोर्स आपका चलता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स चलता है उस पर मैं चर्चा करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको कैसे पेपर को सोल्व करना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे कैसे प्रश्न आपको बनते हैं, आपको पेपर को सोल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लस आपका ब्राइट एग्रो परिवार आपकी किस तरह मदद कर सकता है इस पेपर को आपको मंजिल तक पास पहुंचाने में। अब मंजिल दूर नहीं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारे थंबनेल में, अब मंजिल दूर नहीं। क्यों दूर नहीं? क्योंकि आपका संस्थान, आपका परिवार आपके साथ है, आपके हर मोड पे हम साथ हैं। चाहे वो बीएससी की क्लासें हों या फिर बीएससी के बाद आप AAO AFO की कोचिंग करना चाहते हैं, या फिर आप बीएससी से पहले एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यूजी एग्जाम के लिए जेट या सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हर मोड पे हम आपके साथ हैं। तो बिना किसी देरी के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ जो अब एक बात बताता हूं कि जो दान की श्रेणी सनातन संस्कृति में बहुत बड़ी श्रेणी मानी गई है ना। अलग अलग दान होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है शिक्षा का दान। अब आप इसका कैसे सौभाग्य कर सकते हैं? आप अपने दोस्तों को, जूनियर जो सीनियर देख रहे हैं वो जूनियर को, साथ में क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, है ना। ये आपका जो कमेंट्स होते हैं, लाइक होते हैं, व्यूज होते हैं, ये हमें ताकत देते हैं अगली वीडियोस बनाने के लिए। तो बिना किसी देरी के मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अपने जो भी क्लास, आपके जो ग्रुप चलते हैं, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, जो आपका जैसे कि कॉलेज में जब होते हैं ग्रुप बना लेते हैं, आज भाई यहाँ जीवना है, यहाँ चलना है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा ये कम होता है, लेकिन धीरे 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 जहाँ भी आसपास जो भी जीवना होता है ना, वो ग्रुप में डल जाता है। जब हम पढ़ते थे ऐसा ही होता था। तो आपको वो ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आपको ये क्लासेस शेयर करनी है, ताकि आपके साथ साथ और भी जो आपके क्लासमेट है वो भी इस वीडियो को देखें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब तो आपने करा हुआ है, और लाइक तो आप वीडियो को करेंगे, आपका हाथ रुक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम भी तो आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखना, आपको मैं बता दूं कि कैसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, कहां से और कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी। लेकिन उससे पहले आप जिनको वीडियोस की थोड़ी सी जल्दी है ना, उनको मैं बता दूं आप कहां से आप हमारे ये गैस पेपर है और जो वीडियो है मैराथन की, कहां पर देख सकते हैं। तो देखना, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, हमारे ब्राइट एग्रो जो यूट्यूब चैनल है ब्राइट एग्रो क्लासेस, उसमें जाकर उसमें फोल्डर बना हुआ है एग्रोनॉमी का, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी क्लासेस, वहां पर आपको देखना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो पीडीएफ्स है गैस पेपर की, और आपको पता होगा जिस हिसाब से सर ने बताया भी कि जो गैस पेपर है उसी में से आपका जो वो डिक्टो छप के आ रहा है ना। जो हम गैस पेपर प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल कहीं 70 से 80-90% वही पेपर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है वो आप उसकी भागीदारी जान गए होंगे। तो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी क्लासेस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ब्राइट प्ले स्टोर पर जाकर ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सर्च करना, वहां पर ब्राइट एग्रो क्लासेस को आप इंस्टॉल करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी गैस पेपर की है या फिर मैराथन की है। या फिर आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहे होंगे, 9672634845, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इस पे आपको जो भी पीडीएफ या इंक्वायरी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के आगे। तो सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस पे मैं बात करूं तो ये मैंने बता दिया। और नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के टॉपिक की। वैसे आपको सिलेबस मिल गया होगा, आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिलेबस से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके जब आप बैठते हो तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर चर्चा कर लेंगे हम एक बारी। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर आपको पता होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के, है ना। क्या आपके इसमें बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जरूर पूछ सकता है। इजी क्वेश्चन है, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है ना। निर्यात के क्षेत्र में, प्रोडक्शन में, फार्मर के लिए कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये सारा एग्रोनॉमी, फिर आपको एग्रोनॉमी की डिटेल पता होनी चाहिए।
एग्रोनॉमी के फादर पता होना चाहिए, है ना। एग्रोनॉमी के फादर कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी है। आपको एग्रोनॉमी का मतलब पता होना चाहिए, 2 वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है एग्रोस प्लस नोमोस। ये जो बेसिक चीजें हैं ये भी पूछी जा सकती है। क्या क्या स्कोप है एग्रोनॉमी में, आगे क्या क्या स्कोप है ना, क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा भी बात नहीं कर सकता हर टॉपिक पे, लेकिन केवल आपको समझा सकता हूँ एक नॉर्मली। अगला जो है ये हो गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हो गई और इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर हो गए। अगला एग्रोनॉमी की मीनिंग, स्कोप और एग्रोनॉमी। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ सीड। देखना, टाइप्स ऑफ सीड की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये जो सीड के टाइप होते हैं, न्यूक्लियस सीड होता है, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछता है। टाइप ऑफ सीड में न्यूक्लियस सीड हो गया, ब्रीडर सीड हो गया, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं पहले। ये सब कुछ आपको जो वहां दिखेगा वो सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपके लिए और लिखना आसान हो जाता है। टाइप्स ऑफ सीड में न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है ना। इसके साथ साथ रजिस्टर्ड सीड है, ट्रूथफुली लेबल सीड है ना। ये जो आजकल थोड़ा डिटेल में है ये आपको पता। डोरमेंसी की टाइप आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी डोरमेंसी किस कारण से हो रही है ना, इन्फोर्स किस कारण से हो रही है, सेकेंडरी किससे हो रही है, किसको क्या कह रहे हैं, वाइबिलिटी ऑफ सीड, सीड ट्रीटमेंट आपको ये पता होना चाहिए। जो वाइबिलिटी टेस्ट है टेट्राजोलियम क्लोराइड का, सीड का ट्रीटमेंट कैसे करना है, डोरमेंसी कैसे तोड़नी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीड से बहुत क्वेश्चन है। सोविंग मेथड, क्या क्या आप सोविंग मेथड ले रहे हो, है ना, डिबलर से, ब्रॉडकास्टिंग से, और डेप्थ क्या रखनी है, ऑप्टिमम डेप्थ क्या होनी चाहिए आपकी सोविंग की, और प्लांट डेंसिटी, आपको प्लांट डेंसिटी का पता होना चाहिए, कितनी किसकी प्लांट डेंसिटी है, जैसे कि राइस की कितनी है, वीट की कितनी है ना, प्लांट डेंसिटी। फिर उसके बाद उससे आपको पौधों की संख्या निकालनी आनी चाहिए, प्लांट पॉपुलेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। मैं आपको जस्ट अगली क्लास में जो भी होगी यूट्यूब पे उस पर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं। अगला है नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग। नर्सरी बेड की बात करूं कि नर्सरी बेड कितने टाइप की होती है, कुछ संकन बेड होती है, कुछ सिंपल होती है, कुछ रेज्ड बेड होती है, उठी हुई होती है। ठीक है, तो कितनी आपको इसमें लेंथ कितनी रखनी है नर्सरी बेड की, विड्थ कितनी रखनी है ना, डेप्थ कितनी रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग कब करनी है ना, विदाई जिसको कहते हैं, है ना, विदाई ससुराल से वैसे होती है ना, उसकी नर्सरी से आपको खेत में ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो भैया आप उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है जरूर पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला मैं बात करूं क्रॉप डेंसिटी की। क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, यहाँ पर थोड़ा लेआउट वगैरह आपको पता होना चाहिए, है ना, वैसे हॉर्टिकल्चर में भी आ जाता है। तो क्रॉप की डेंसिटी एंड जियोमेट्री। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, है ना, उपयुक्त पादप संख्या कितनी है, किसी के लिए भी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्रॉप डेंसिटी जियोमेट्री से, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्क्वायर मेथड, रेक्टेंगुलर, है ना, वगैरह वगैरह। टिलेज, टिलेज से 100% चांस है कि आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी। अब यहां से तो आपसे अंतर भी पूछ सकता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एक बार, सबसे पहले आप कभी भी एक साथ सारी चीजें नहीं कर सकते हो। मैं आपको कहूं कि आप एक हलवा, आपके घर में प्रोग्राम है, आपको परोसगारी करनी है, जो वो आप सर्विंग करते हो ना, सर्विस करते हो, जो परोसते हो खाना, आपको परोसना है। मैं आपको कहूं सारी चीजें एक साथ परोसनी है, तो आप कभी भी कुछ भी अच्छे से नहीं परोस पाओगे ना। पूड़ी बांटोगे तो सब्जी किसी के पास खत्म हो जाएगी, सब्जी बांटोगे तो हलवा खत्म हो जाएगा, खीर खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले आप उसको एक क्रम से उठाओ। जैसे कि आप 3 दोस्त हो, तो आप मान लो अकेले भी हो, तो पहले एक चीज को एक एक बार, अगर ऐसा करोगे तो गिर भी सकती है पूड़ी, जो है इधर आपने सब्जी पकड़ रखी है, उस पर पूड़ी रख रखी है, उधर ही खीर रख, तो वो गिर भी सकती है। आपको पहले सब्जी परोसनी है, उसके बाद पूड़ी परोसनी है, मतलब एक क्रम से परोसनी है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब देखना यहां पर आपके बड़े क्वेश्चन भी आने वाले हैं, छोटे भी आने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले छोटों को निपटाओ। छोटों का मतलब न्यू टाइप्स जो है आपकी, जो न्यू टाइप है हमने हमारे जो चैनल है उस पर मिल जाएगी आपको, वो सॉरी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे, वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, है ना, वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी क्या, न्यू टाइप। अब न्यू टाइप अगर आप पहले सोल्व कर लेते हो, पहले आप न्यू टाइप क्लियर कर लेते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन, आपकी न्यू टाइप हो गई। फिर जब आपका मैन पेपर आएगा, है ना, ऐसे ही होता है ना, पहले न्यू टाइप आती है, न्यू टाइप के बाद आपका जो पेपर आता है, राइटिंग वाला पार्ट आता है,
उसमें आपको क्या करना है, पहले आपने फिलिंग द ब्लैंक और ये कर निपटा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन पेपर चालू होता है तो कई बार टाइम का थोड़ा चक्कर रहता है, और एग्रोनॉमी में हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो टाइम ज़्यादा दिक्कत करता है ना। एग्रोनॉमी हमारी पढ़ी हुई सब्जेक्ट है, हमने 11th-12th भी पढ़ी है, जो 11वीं-12वीं में भी पढ़ा है, प्लस जब हमने जेट की प्रिपरेशन करी है तो भी हमने एग्रोनॉमी पढ़ी है, तो इस जगह हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब मैं बात करूँ, ये वो सब्जेक्ट है सर, हम तो हिंदी मीडियम में हिंदी प्योर जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते सर, उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो प्योर हिंदी जानते हैं वो ट्राई करें, आप क्या करें, दोनों बोथ लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, है ना। थोड़ी सी इंग्लिश, कुछ जो हेडिंग्स होती हैं, और जैसे भूपरिष्कर ना लिख के टीलेज लिखे, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बिल्कुल हिंदी में लिखने से अच्छा है। दूसरा, जो बोथ लैंग्वेज में लिखना जानते हैं, मतलब सारी टर्मिनोलॉजी जानते हैं, वो थोड़ा इंग्लिश में ट्राई करें, थोड़ा थोड़ा मिक्स में आप चलने दें, मिक्स में अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में चलने दें। और जो इंग्लिश में जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के जो होता है प्योर इंग्लिश में लिखते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं। पर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि सर मुझे हिंदी नहीं, वो सॉरी इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर उसके लिए आपको इतनी भी टेंशन नहीं लेनी, कोई ना, हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना, सीख जाएंगे ना समय के साथ साथ, किसी को भी नहीं आती शुरू में, तो कोई ना, हम समय के साथ साथ सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पर आप हेडिंग जो है, जैसे इरिगेशन याद करें ना कि सिंचाई, भूपरिष्करण याद करें ना कि वो भूपरिष्करण ना याद करके टिलेज याद करें, ठीक है। टिल्थ बोलते हैं हिंदी में वपन, वपन ना बोल के टिल्थ बोले, ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म है, ये आपको बताओ। टिलेज, टिलेज किसे कहते हैं, प्लस किसके, मतलब इसमें प्राइमरी इंप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी इंप्लीमेंट्स होते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, आपसे अंतर पूछ सकता है, ठीक है। पेपर बड़ा होता है तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट से शुरू पेपर करें, शुरू के छोटे नंबर के छूट भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो नहीं छूटने चाहिए, ठीक है, ये बड़ी चीज है। अगला मैं देखूं तो टिलेज की डेफिनेशन, टाइप्स, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है, इंक्लूडिंग मिनिमम एंड नो टिलेज। जो जीरो टिलेज है वो आपको पता होना चाहिए, उसके फादर पता होने चाहिए, साथ में जीरो टिलेज में कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है वो पता होना चाहिए, मिनिमम टिलेज में और जीरो टिलेज में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। टिल्थ, टिल्थ क्या है, मतलब वो कंडीशन जो टिलेज के बाद प्राप्त होती है, कंडीशन विच गेट फॉर्मड बाय टिलेज आफ्टर, ठीक है, जो टिलेज के बाद प्राप्त होती है वो टिल्थ कहलाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, गुड टिल्थ क्या होता है सारा, ठीक है। उसके बाद क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप न्यूट्रिशन में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने 11th में भी चैप्टर था, 12th में भी आरबीएससी में चैप्टर है जो क्रॉप न्यूट्रिशन है। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनका क्लासिफिकेशन, जैसे कि कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी के आधार पर इनको बांटा हुआ है। प्लांट्स की मोबिलिटी अलग होती है, सोइल की मोबिलिटी अलग होती है, कुछ होते हैं मीडियम मोबाइल होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, मतलब जो वेरी मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं इमोबाइल होते हैं जो बिल्कुल अचल गति हो, मतलब है ना बिल्कुल स्थिर रहते हैं, उनके लक्षण अलग पार्ट्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कुछ मोबाइल है, हाईली मोबाइल है, जैसे कि हाईली मोबाइल में एक एग्जांपल आता है एनपीके। एनपीके जो होते हैं इनके कमी के जो लक्षण है वो लोअर लीव्स में दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं, लोअर लीव्स में। क्यों, क्योंकि ये तो टिप पार्ट में चले गए, मोबाइल थे तो ये क्या चले गए, टिप पार्ट में चले गए, लेकिन इनके जो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है वो कहां पर दिखाई देंगे, वो लोअर लीव्स में दिखाई देंगे। लेकिन मैं बात करूं कैल्शियम और बोरोन, कैल्शियम और बोरोन इमोबाइल है नेचर में, ठीक है, लेस मोबाइल नहीं, इमोबाइल ही है। तो अब इनके लक्षण बिल्कुल टिप पार्ट में जो टर्मिनल बड होती है वहां पर दिखाई देते हैं। हुकनुमा स्ट्रक्चर आपको पूरा पता होना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी, क्या क्या कारक है जो न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी को, पीएच हो सकता है, साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, सीसी, बहुत सारे ऐसे कारक हो सकते हैं जो इफेक्ट करते हैं। फंक्शन एंड डेफिशिएंटी सिम्पटम ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, आपको फंक्शन पता होने चाहिए, जैसे कि कौन सा जो पौधे में रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं, कौन उसको रंध्रों को खोलने में सहायक है, कौन सा बिजली से प्राप्त होता है ना, कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो बिजली से प्राप्त होता है, बिजली कड़कती है तो प्राप्त होता है, किसकी डेफिशिएंसी ज्यादा है, प्लस कौन सा पौधे में फ्रोस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब पाला नहीं पड़ने देता, कौन सा पौधों में डिजीज रेजिस्टेंस लाता है, कौन सा कीट के प्रभाव को कम करता है, कौन सा फ्रूटिंग जल्दी करता है, फ्रूटिंग हाई करता है,
ठीक है, कौन सा वेजिटेटिव ओनली पौधे को वेजिटेटिवली बढ़ाता है। तो ये सारी बातें आपको पता, मैन्योर्स का पता होना चाहिए। अब जो ये कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मैन्योर्स जो होते हैं उनके टाइप्स, कुछ होती हैं कंसंट्रेट मैन्योर, कुछ होती हैं कंसंट्रेट मैन्योर, बल्की मैन्योर। बल्की मैन्योर जिनमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन तो कम होती है, लेकिन जो वो जगह ज़्यादा घेरती हैं उनको ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, ठीक है, उनका एप्लीकेशन मोर करना पड़ता है, वो बल्की मैन्योर होती है। और कंसंट्रेटेड जो मैन्योर होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेटेड मैन्योर, इनमें न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन हाई रहता है और इनके आपको एग्जाम्पल आने चाहिए। मैं पूछूं वर्मी कंपोस्ट किसमें है, तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए सर ये तो बल्की मैन्योर में है। मैं पूछूं आपसे ऑयल केक्स किसमें है, तो तुरंत आपके माइंड की घंटी बन लीजिए कि सर ये तो कंसंट्रेटेड में है। मैं पूछूं सर ग्वानो किसमें है, तो तुरंत आपका माइंड काम करना चाहिए सर ये तो कंसंट्रेटेड में है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें थी। अगला न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको पता होना चाहिए। पोल्ट्री जो होती है उसकी खाद मैन्योर होती है उसमें कितना है ना। गोबर की खाद है उसमें बहुत बार, अरे वेरी मतलब न्यू टाइप में तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि बताओ गोबर की जो खाद है FYM है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, या वर्मी कंपोस्ट में कितना होता है, ठीक है। ग्रीन मैन्योर की दो विधि होती है, इन सिटू आउट सिटू, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन मैन्योर क्या होती है, कौन सी स्टेज में इसको दबाते हैं, है ना, कौन सी क्रॉप इसके लिए बेहतर है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी आप जानते हैं इंटेलिजेंट है, पर अभी भी आपके जो पेपर से पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चीज़ों को पहले तो आप सिलेबस पढ़ के फिर उसके बाद उसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। और गैस पेपर है ही ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे पेपर आपका वहां पर पूछा जाएगा आपसे, तो ये आपको पता लग जाएगा हमारे गैस पेपर से। साथ ही साथ मैराथन में हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ है ना, रमेश जी सर सारा डिस्कस, कमलेश जी सर ने सारा डिस्कस किया हुआ है। फर्टिलाइजर्स के टाइप्स, कंसंट्रेशन आपको पूरी पता होनी चाहिए, कितनी कंसंट्रेशन किस फर्टिलाइजर में है, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट में कितना कैल्शियम है, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, यूरिया में कितना नाइट्रोजन है, DAP में कितना है, सारा पता होना चाहिए, ठीक है। अगला दोस्त सुना, नाइट्रोजन यूज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं वो आएगा। इरिगेशन डेफिनेशन, इरिगेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों दे रहे हैं इरिगेशन, ठीक है, क्यों पानी की जरूरत है। वाटर रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज है वाटर के, ये तो आपने सब 11th-12th में पढ़ा हुआ है। इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड राजस्थान, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे। साथ में इसके साथ साथ थ्योरीज ऑफ सोइल वाटर अवेलेबिलिटी, फील्ड कैपेसिटी पूछ सकता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पूछ सकता है, विल्टिंग कोफिशिएंट पूछ सकता है, वाटर रिसोर्सेज, और ये हो गया इरिगेशन डेवलपमेंट। अगला इंडिया एंड राजस्थान में क्या क्या है, ठीक है, सोइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अगला है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कि क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या कारक उसको प्रभावित करते हैं, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, ये सारा कुछ बहुत इजी है, ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ रखा है, नहीं कहीं ना कहीं जब हम जेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर 11th-12th की बुक्स में सारा कुछ पढ़ रखा है। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, क्या क्या शेड्यूल रहना चाहिए, मीनिंग क्या होती है, डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ शेड्यूलिंग इरिगेशन इन फील्ड क्रॉप्स, ठीक है, यहाँ पर फील्ड क्रॉप्स में डिफरेंट जो अप्रोच है शेड्यूलिंग की, क्या उसका क्रिटिकल स्टेज कौन सी रहती है, राइस में क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, आप कैसे माप के दे सकते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर वगैरह, ये आपको सब पता होना चाहिए। इंफ्रारेड थर्मामीटर कहीं के लिए। अब उसके बाद कुछ बॉर्डर विधि है सिंचाई की, फरो है, चेक बेसिन है, आपको ये पूरे मेथड पता होने चाहिए। स्प्रिंकलर और ड्रिप तो वेरी वेरी मोस्ट है कि क्या इसका डेंसिटी मतलब क्या रहती है, सारा आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज क्या रेट करता है, इमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्प्रिंकलर कहाँ उपयुक्त है, सारा आपको पता होना चाहिए। इरिगेशन एफिशिएंसी कि मतलब कौन सी जो आपका मेथड है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, इरिगेशन एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा अच्छी है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टर्म्स यूज देयर इंपॉर्टेंस, और उसके डिफरेंट टर्म्स जो है इरिगेशन से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि जो आप वाटर दे रहे हो उसमें से कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना इवोपोरेट हो रहा है, कितना ट्रांसपायरेशन हो रहा है, और कितना इल्ड के काम आ रहा है, क्या क्या फैक्टर, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, एरिएशन इफेक्ट करता है, वो चीजें, ठीक है। एंड एग्रोनोमिकल टेक्निक फॉर बूस्ट WB, कुछ एग्रोनोमिकल प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि आप मल्च कर सकते हो, टिलेज की क्रूड प्रैक्टिसेस है जिससे हम है ना
वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग करते हैं ना, मल्च का प्रयोग कर सकते हो जिससे वाटर कम उड़ता है, ट्रांसपेरेशन इवोपरेशन कम होता है। इरिगेशन वाटर क्वालिटी, इरिगेशन की वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट क्राइटेरिया है उसमें कि रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट कितना होना चाहिए, उसकी ईसी कितनी होनी चाहिए, उसका एसएआर कितना होना चाहिए, ये सब कुछ बातें हैं। अगर पुअर वाटर है, अच्छा वाटर नहीं है, तो वो क्या क्या नुकसान कर सकता है पौधे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने बातें करी, यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, क्या क्या हमको, मैं केवल ओनली हेडिंग्स की बात कर रहा हूं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, पानी को कैसे सुधार सकते हैं, हमने पढ़ा है सोइल को, प्रोब्लेमेटिक सोइल को। अगला है एग्रीकल्चर ड्रेनेज, कौन से मेथड हैं एग्रीकल्चर ड्रेनेज में, टाइल वगैरह जो भी है, ओपन है, क्लोज है, सारा आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज मतलब जो एक्सेस पानी होता है उसको रिमूव करना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं क्रॉप के। उसके बाद प्लांट आइडियोटाइप है, किसने दिया, क्या होता है, ये आपका पूरा। क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल, फसल चक्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके पूरे सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। बहुत ईजी है कि भाई गहरी जड़ वाली लगा दी, फिर उसके बाद आपको उथली जड़ वाली लगानी है, प्लस आपको दलनी लगा दी, फिर उसके बाद आपको एदलनी लगानी है, एदलनी लगा दी तो उसके बाद दलनी लगानी है। एडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, है ना, फसल का वितरण पूरा, उसका अनुकूलन कौन सी, अब जैसे मैं राइस है, अब मैं ये थोड़ी राइस को मैं जैसलमेर में लगा दूंगा, नहीं लगेगी, तो एडेप्टेशन पता होना चाहिए। क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इन प्रोब्लेमेटिक्स एरियाज, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे करें। अब जैसे कि मैं रेडिश हूं, रेडिश लगाऊं तो कौन से क्षेत्र के लिए अच्छी है, तो वो साल्ट अफेक्टेड एरिया के लिए बहुत अच्छी है। सरसों है, टर्निप है, ये साल्ट अफेक्टेड एरिया में उग जाती है। कैसे पता लगा, हमने पढ़ा तो पता लगा, तो ये कुछ प्रैक्टिस। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स, कैसे आप हार्वेस्टिंग करते हो क्रॉप्स की, ये इजी लैंग्वेज के, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते। बाकी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वहाँ से क्वेश्चन बनने, टिलेज वहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते। अब वीड वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, यहाँ सर आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट एंड क्लासिफिकेशन, वीड का क्लासिफिकेशन कि भाई लीफ की स्ट्रक्चर के आधार पर अलग, पैरासाइटिक नेचर के आधार पर अलग, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट के आधार पर अलग, क्रॉप रिलेशन के आधार पर अलग, सब जगह अलग अलग क्रॉप का इसका क्लासिफिकेशन है। कुछ हार्मफुल भी है कि हायर सीड प्रोडक्शन करता है, डीप रूट जाती है इसकी, है ना, ये इवोपरेशन मतलब वाटर को ज़्यादा सक करता है, मतलब वाटर का उपयोग ज़्यादा करता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे कि जैसे डिजीज करता है ना, और उसके साथ साथ अल्टरनेट होस्ट को शरण देता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन हो गया। इकोलॉजी ऑफ वीड्स, उसकी आपको इकोलॉजी पता होनी चाहिए पूरी, क्या क्या उसकी नेचर है, कौन सा कहाँ, कौन सा क्या, उसका पूरा वातावरण के बारे में। अगला, अब जैसे देखो वाइल्ड राइस है तो शुष्क क्षेत्रों में तो लगेगा नहीं, वो तो पानी वाले क्षेत्रों में लगेगा। अब जैसे जड़बेरी है वो पानी वाले क्षेत्रों में नहीं, रेगिस्तान में लगेगा। वीड रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से भी कर सकते हैं। मोथा है ट्यूबर से करता है, हिरणखुरी है क्रीपिंग रूट से करती है, ठीक है, बहुत सारे अमरबेल है जो स्टेम के फ्रेगमेंट से करता है। ऐसे क्रॉप वीड कंपटीशन, कौन जीतेगा, बुरा या अच्छा, ऑफ कोर्स बुरा जीतेगा, वीड जीत जाते हैं। कंपटीशन क्या क्या है, कॉन्सेप्ट एंड एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है, कुछ वीड अपनी रूट से कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स निकालते हैं जो प्रिवेंट करते हैं अदर क्रॉप्स की ग्रोथ को, इसको कहते हैं एलिलोपैथी। अगला मैं बात करूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीड प्रिवेंशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीड प्रिवेंशन, कैसे हम रोकें। प्रिवेंशन का मतलब होता है देखो किसी चीज को रोकना, ठीक है। इरेडिकेशन का मतलब हटाना, इरेडिकेशन का मतलब हटाना, मतलब एक देखो एक ऐसी चीज है, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, ये चीजों को रोकते हैं, लेकिन जो योगी जी हैं वो उन्मूलन करते हैं। उन्मूलन का मतलब खत्म करते हैं। तो अलग अलग स्वभाव के हुए ना। प्रिवेंशन का मतलब किसी चीज को अन्य क्षेत्र में फैलने से रोकना, इरेडिकेशन पूरा साफ करना, एंड वीड कंट्रोल, कैसे कैसे आप वीड कंट्रोल कर सकते हो। कुछ कल्चरल मेथड होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड होते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में हमने बहुत सारे बायो एजेंट मंगवाए हुए हैं अलग अलग देशों से, तो वो होता है, ठीक है। अगला मैं बात करूं फिजिकल एंड कल्चरल मेथड, कुछ कल्चरल मेथड भी है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो इसको।
हाँ, कुछ कल्चरल मेथड हैं, कुछ फिजिकल मेथड हैं, किसके? वीड कंट्रोल के। ठीक है, अगला मैं बात करता हूं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड हो गया वीड कंट्रोल का। अगला देखो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब सामूहिक रूप से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जाएं जिससे वीड का कंट्रोल हो जाए, तो इसको कहेंगे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। यहां से बहुत क्वेश्चन देखने को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट आई, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। और मैंने बताया वीड टिलेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड, सबसे पहला हर्बिसाइड कौन सा आया, हर्बिसाइड के फिर टाइप्स, ठीक है, कौन सा किस प्रकार का मतलब होता है ना, जैसे अलग अलग टाइप्स हैं उनके हर्बिसाइड के, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ लिमिटेशन है हर्बिसाइड यूजेस की। जैसे हर्बिसाइड के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रयोग करने के आधार पर हैं, कुछ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन किए जाते हैं, कुछ किए जाते हैं प्री इमरजेंस पे, कुछ किए जाते हैं पोस्ट इमरजेंस पे, कुछ मृदा में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ फोलिएज पे किए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड हो गया, मैंने बताया हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी, कुछ सेलेक्टिविटी होती है, मतलब कहीं तो सबको मार देते हैं, जैसे कि डाइक्वाट है, पैराक्वाट है, ग्लाइफोसेट है, ये सबको मार देते हैं। लेकिन कई सिलेक्टिव होते हैं, चुन चुन कर मारते हैं, सबको नहीं मारते। कई तो आतंकवादी प्रकृति के, सबको मार देते हैं। कई हैं जो केवल चुन चुन कर मारते हैं। ठीक है, अगला है, लास्ट टॉपिक है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कौन, जैसे कि एक बात करूं तो सनफ्लावर ऐसा करता है, कुछ जो होता है सोरगम में एक बीड लगता है वरु, सोरगम हेलेपेंस, वो ऐसा करता है, वो क्या करता है, कुछ ऐसे केमिकल सेक्रेट करता है जो अदर क्रॉप की जो होती है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। बाकी की बातें हम करेंगे अगली क्लास में, पर उससे पहले मेरी बात सुनना, आपको ये जो पेपर का पैटर्न है मैं आपको समझा दूं कैसे आने वाला है। पहले आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सबसे पहले पूड़ी को बांटना है, फिर उसके बाद सब्जी को, मतलब जैसे कि पहले आपको न्यू टाइप आप कंप्लीट करो, उसके बाद आप बड़े क्वेश्चन को देखो, उसके बाद फिर डिफरेंस को आप क्लीन करो, ऐसे करके आपको पूरे पेपर को जज करना है। आप पूरी तैयारी उस हिसाब से करो। ठीक है, पेपर मॉडरेट आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आता है एग्रोनॉमी में, आप मार्क्स कंज्यूम कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बैक आती नहीं है नॉर्मली, पर फिर भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो बैक आने के चांस नहीं रहेंगे। और बैक तो नहीं आनी तो क्यों ना हम और सब्जेक्टों के नंबर यहां बढ़ा लें, अपनी एसजीपी जो है उसको यहां इंक्रीज करें। ठीक है, तो एग्रोनॉमी एक अच्छा कोर्स है तो वन क्रेडिट का ही, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके सारा डिटेल, थोड़ा बड़ा होता है इसका सिलेबस, पर लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद आप जब फाइनल एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो आपको आई होप मेरी क्लास पसंद आई होगी, और मैंने बताया ऐसे ही आप हमारे संस्थान के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको समय समय पर पूरी आपकी मतलब है ना LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वैसे ही हम कॉलेज से पहले भी, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाद भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। पर आपको आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से आपकी एग्जाम करें, एग्जाम दें, और चैनल को आप लाइक तो कर ही दिया होगा, वो चैनल वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं तो आपके हाथ थोड़ी रुकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।